हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भूत गाथा। यहाँ हम सुनेंगे कुछ सच्ची और डरावनी भूतहा कहानियाँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल बटन को दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भूतहा सफ़र। आज की कहानी दीपक की है, जो यूपी लखनऊ के आलमबाग एरिया में रहते हैं। दीपक अपने वाइफ के साथ अपने ससुराल में ही रहते हैं। तो एक शाम दीपक के घर में फैमिली गेट टुगेदर पार्टी थी, जहाँ पे दीपक के सारे घर वाले आए हुए थे और साथ में उसकी बहन भी आई हुई थी। पार्टी रात की बहुत देर तक चली और ख़त्म होते होते शायद वो करीब रात के 1 बज चुके थे। तो दीपक की बहन ने घर जाने की जिद की। उसने दीपक से कहा कि घर पे बच्चे अकेले हैं तो मुझे आज रात ही घर लौटना पड़ेगा। उसकी इस बात पे दीपक भी मान गया और उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी बाइक से घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी है। दीपक की बहन भी मान गई। दीपक ने अपनी बहन को घर पे ड्रॉप किया और वहाँ से ससुराल वापस लौटने लगा। उसके लौटते लौटते शायद रात के 2 बज चुके होंगे। आते वक्त उसे एक ओवर ब्रिज भी क्रॉस करना था। यह ब्रिज कुछ ही साल पहले बना था। ये ब्रिज जहाँ पे बना था वहाँ पे पहले एक रेलवे ट्रैक हुआ करता था। उसी रेलवे ट्रैक के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया था। तो दीपक जब वो ब्रिज क्रॉस कर ही रहा था तो उसने देखा कि ब्रिज के आखिरी छोर पर एक बुजुर्ग सा इंसान कंबल ओढ़े हाथ में लाठी लिए ब्रिज से उतर रहा है। उसे देखकर दीपक को बहुत तरस आया और उसने मन ही में सोचा कि क्यों ना इस इंसान की मदद कर दिया जाए। तो दीपक ने अपनी बाइक उस इंसान के सामने लाकर खड़ी कर दी और उनसे पूछा, बाबा आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अगर आप कहे तो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको अपनी बाइक से छोड़ देता हूँ। दीपक के इस बात पे उस इंसान का कोई जवाब नहीं आया। दीपक ने फिर से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे बताइए, मैं आपको अपने बाइक से छोड़ देता हूँ। उसके इतना कहते ही वो बुजुर्ग इंसान बिना मुड़े ही दीपक से कहने लगा, तुम जहाँ जा रहे हो जाओ, ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इस बात पर दीपक ने उससे और कुछ न कहते हुए अपनी बाइक पे चढ़ने लगा। दीपक जैसे ही अपनी बाइक पे चढ़कर सामने की तरफ देखा तो उसने देखा वो इंसान तब तक गायब हो चुका था। यह देखते ही दीपक डर गया और अपनी गाड़ी बहुत तेज़ी से वहां से भगाई और सीधा अपने घर के सामने आके रुका। दीपक की डरी हुई हालत देखकर उसके घर वालों ने उससे पूछा क्या हुआ। तो दीपक ने सारी बातें डरते डरते उनको बताई। उस रात दीपक को बहुत तेज़ बुखार भी आ गया था और शायद अगले 3-4 दिन तक वो उसी बुखार में पड़ा रहा। तो दोस्तों, ये थी दीपक की कहानी लखनऊ से। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, वो बुज़ुर्ग कोई इंसान था या कोई प्रेत? और अगर इंसान था तो एक इंसान पलक झपकते ही गायब कैसे हो सकता है? क्या ये एक इंसान के लिए संभव है? आप खुद ही सोचिए और हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की। ये कहानी लखनऊ से नीरज की है। नीरज कहते हैं कि ये जो घटना है ये उनके वाइफ के साथ हुआ था। एक शाम वो अपनी वाइफ के साथ अपने ससुराल से वापस आ रहे थे और शायद उनके साथ खाने पीने की कुछ सामान भी था। तब नीरज की शादी हुए कुछ ही दिन हुए थे। तो नीरज और उनकी वाइफ बाइक से वापस आ रहे थे। नीरज बाइक चला रहे थे और उनकी पत्नी पीछे बैठे उनसे बातें किए जा रही थी। घर वापसी के वक्त वहाँ एक रोड पड़ता है, जहाँ रोड के पास ही में एक शमशान भी बना हुआ है। तो नीरज और उनकी वाइफ ने जैसे वो रोड क्रॉस किया तो नीरज को ये एहसास हुआ कि उनकी पत्नी अब उनकी बातों का जवाब नहीं दे रही है। नीरज बस खुद ही बोले जा रहे हैं। बाकी का सफ़र उनकी पत्नी ने बिना कुछ बोले ही तय कर लिया। नीरज जब घर पहुंचे तब भी उनकी पत्नी कोई बात नहीं कर रही थी। वो बस सिर झुकाए बैठी थी। नीरज ने उससे बात करने की बहुत कोशिश भी करी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे।
रात को नीरज जब सो रहे थे तो नींद में उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। नीरज ने उठकर देखा कि उनकी पत्नी खुद से ही बातें कर रही है। जब नीरज ने ध्यान से देखा और सुना तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी की आंखें खून की तरह लाल थी और शक्ल में भी थोड़ा सा बदलाव था। नीरज ने साथ में ये भी सुना कि वो किसी से बातें कर रही थी। उसने और ध्यान दिया तो समझ आया कि वो अपने सासू माँ के बारे में किसी को सारी बातें बता रही थी। वो उनकी सारी खबरें किसी को दे रही थी। नीरज ने अपनी माँ को भी बुलाया। नीरज की माँ आई और बहू की ऐसी हालत देखते ही समझ गई कि ज़रूर कोई ऊपरी चक्कर है। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे उससे। तब जाकर उनको ये समझ आया कि ये कोई और नहीं बल्कि उनके पति का रूह था, मतलब नीरज के पिताजी का आत्मा, जो उसके पत्नी के ऊपर आ गई थी। नीरज के पिताजी ने उन्हें बताया कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। उन्हें किसी ने खाने में जहर देकर मर्डर किया था। यह सब किसने किया, उसका नाम भी बताया और क्यों किया उन्होंने ये भी बताया और फिर खुद ही चले गए। वो इतने दिनों तक बस यही सब बताने के लिए भटक रहे थे। शायद ये सब बताते ही उनको मुक्ति मिल गई और वो हमेशा के लिए चले गए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। ये जो इंसिडेंट है ये मेरे जीजू के साथ हुआ था। मेरे जीजू लखनऊ में रहते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि जब वो छोटे थे तो एक दिन अपने कॉलोनी के पीछे बने पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तो तभी उनके एक दोस्त वहां आकर उन लोगों को ये न्यूज़ दिया कि उनकी किसी फ्रेंड के घर पे किसी की डेथ हो गई है। तो जीजू और उनके बाकी सारे दोस्त मिलकर बाकी लोगों के साथ शमशान चले गए। शाम को जब वो वापस आए तो उन्हें थोड़ा थोड़ा अजीब भी लगने लगा। फिर रात को जब उनके घर वालों ने डिनर के लिए बुलाया तो वो डिनर करने चले गए। डिनर के टेबल पर बैठकर उनके घर वालों ने उनमें एक बदलाव भी नोटिस करी। मेरे जीजू को मछलियाँ नहीं पसंद तो वो मछलियाँ खाते भी नहीं थे, लेकिन उस रात डिनर में मछली बनी थी और जीजू ने उस रात 4 से 5 पीस मछलियाँ भी खा ली बिना कुछ कहे। ये बात उनके घर वालों को थोड़ी सी खटकी। उस रात जीजू को नींद भी नहीं आ रही थी। उन्हें बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। अगले दिन जब शाम को जीजू स्कूल से वापस आए तो ऐसे ही जाकर अपनी बैल्कनी में खड़े हो गए। नीचे उनकी बहन वॉशिंग एरिया में कपड़े धो रही थी। नीचे से बैल्कनी साफ साफ दिखती थी। कपड़े धोते धोते जीजू की बहन ने देखा कि जीजू बैल्कनी के रेलिंग पे खड़े हुए। उन्होंने जल्दी से ऊपर जाकर जीजू को नीचे उतारा, पर वो मान ही नहीं रहे थे, मरने की जिद कर रहे थे। फिर सारे घर वाले मिलकर उनको एक रूम में बंद कर दिए। उस रात वो पूरी रात उसी रूम में बंद थे। अगले दिन सुबह होते होते वो वापस नॉर्मल हो गए। अगले दिन जब शाम को स्कूल से लौटे तो छत के रेलिंग पे चढ़ गए और सुसाइड करने की कोशिश करने लगे। घर वाले ने उनको फिर से रोक लिया। रोज़ रोज़ वो ऐसे ही जानलेवा हरकतें करने लगे। वो दिन भर तो ठीक रहते, लेकिन शाम होते होते उनको पता नहीं क्या होता, वो अपनी ही जान लेने में अड़ जाते। फिर एक दिन जीजू के एक दोस्त घर पे आए तो उन्होंने भी ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा। तब उन्होंने जीजू के मम्मी को बोला कि इसकी हालत देखकर यही लग रहा है कि यह कोई ऊपरी चक्कर है। मेरे जान पहचान के एक पंडित जी है, अगर आप कहें तो मैं उन्हें अपने साथ यहाँ ले आता हूँ। तो उनकी इस बात पे जीजू की मम्मी भी मान गई। दूसरे ही दिन वो उन पंडित जी को लेकर जीजू के घर आए। आते ही पंडित जी ने जीजू के मम्मी से कहा कि यहाँ जितने भी लोग हैं, आपके घर वाले, पड़ोसी और इसकी दोस्त, वो सारे यहाँ रूम में मेरे सामने बैठ जाए। मैं यहाँ पे एक पूजा करूँगा।
तो सारे लोग उसी रूम में बैठ गए, साथ में जीजू भी, लेकिन वो सबके पीछे जाकर बैठे। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और जीजू की तरफ देखकर उन्हें बोला कि तुम सामने आओ। तो पहले तो जीजू थोड़ा हिचकिचाए और फिर डरते डरते सामने आकर बैठ गए। तो पंडित जी ने तब उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जीजू बताए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी पीठ के ऊपर चल रहा हो। तो फिर पंडित जी ने पूछा कि कितने लोग चल रहे। जीजू ने कहा 3 लोग। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़े और फिर से पूछा, अब कैसा लग रहा है। तो जीजू बोले कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी पीठ पे नोच रहा हो। उसके बाद पंडित जी ने एक तावीज़ बना के जीजू को दिया और उसे पहनने रहने को बोला। पंडित जी ने बताया कि जब वो शमशान चले गए थे तो उस वक्त शाम हो रही थी और वो मैले भी थे, क्योंकि वो खेलते खेलते ही चले गए थे, तो उनके शरीर से पसीने की बदबू भी आ रही थी और भूत प्रेतों को गंदगी पसंद आती है। शमशान में रहने वाले 3 प्रेत उनके ऊपर आ गए थे। जीजू ने वो ताबीज़ पहनी और फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वो ताबीज़ बहुत दिन तक पहनी भी हुई थी, फिर वो कहीं पे खो गई। तो ये थी मेरी जीजू की यादें। यह कहानी भी मेरे जीजू की है। यह घटना तब की है जब उनकी शादी मेरे दीदी के साथ हो चुकी थी और उनका एक 2 साल का प्यारा सा बेटा भी था। तो घटना ऐसी है कि एक शाम उनको एक रिसेप्शन पार्टी में जाना था। तो जीजू के काम से घर लौटते लौटते रात के 8-9 बज गए थे। वो उनके कलीग की पार्टी थी, तो उनका पार्टी में जाना भी ज़रूरी था। वह तीनों पार्टी में गए, पर वहाँ से लौटते वक्त भी काफ़ी रात हो गई थी। तब शायद रात के 1 बज रहे होंगे। तो जीजू ने दी से कहा कि हम मेन रोड से नहीं जाएंगे, उधर से जाने से घर पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम शॉर्टकट से जाएंगे। वो रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो तुम लड़की को थोड़ा कस के पकड़ के बैठ जाओ। और जीजू ने बाइक शॉर्टकट की तरफ घुमा दी। वो ठंड की रात थी, तो लोग भी ज़्यादा नहीं थे। तो उस रास्ते थोड़ी दूर तक चले थे, सामने कूड़े फेंकने के लिए जगह बनी थी। उस जगह के सामने आते ही उनको बहुत गंदी बदबू आने लगी। पहले तो दीदी ने सोचा कि शायद ये फेंके गए कूड़े की बदबू होगी, लेकिन जब वो उस रास्ते से काफ़ी दूर आ गए तब भी उन्हें वो गंदी बदबू आए जा रही थी। दीदी को थोड़ा डाउट हुआ, पर उन्होंने डायरेक्ट जीजू से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था अगर कोई भूत प्रेत आपके पीछे हो तो उनका नाम या उनके होने का एहसास आपको हुआ है, ये नहीं जताया जाता है। दीदी ने जीजू से कहा, कुछ समझ आ रहा है? तो जीजू बोले, हाँ, लेकिन अभी कुछ मत बोलो। वो लोग घर पहुँचे, पर उनको तब भी वो गंदी बदबू आए जा रही थी और वो बदबू उनके घर के सामने तक आ रही थी। वो उनका पीछा करते हुए घर तक पहुंच गया था। जीजू का घर बनवाया हुआ था, तो शायद वो घर के अंदर तक नहीं आ सका। मेरे जीजू स्कूल टीचर हैं। अगले दिन जब वो स्कूल से वापस आए तो दीदी उन्हें रिसीव करने गई, तो उनको वही बदबू फिर से आई और जीजू ने भी बताया कि उन्हें भी पूरे दिन स्कूल और रास्ते में यही बदबू आ रही थी। फिर शायद दीदी ने कुछ घरेलू नुस्खे और टोटके लगाए, उसके बाद वो बदबू और नहीं आई। दोस्तों, ऐसे ही आपको पता है भूत प्रेत गंदी चीज़ें पसंद करते, तो उस रात भी एक प्रेत उनके पीछे लग गया था उस रोड से और उनके पीछे पीछे घर तक आ गया था। और अगर मौका मिलता तो जीजू पे हावी भी हो जाता। जो वाक्य है ये विलक्षण से स्मिता ने भेजी है। स्मिता कहती है ये जो कुछ भी होता है वो उनके पापा के घर पे होता है।
स्मिता का पापा का घर कुछ ऐसा है कि उनके घर के पास से एक हाई टेंशन वायर जाती है। तो बाकी कुछ ऐसा है कि एक बार स्मिता के घर पे सेकेंड फ्लोर पे बाथरूम बनाने के काम चल रहा था। वो बाथरूम बनाने आए हुए मजदूर में से एक मजदूर को पता नहीं वो हाई टेंशन वायर कैसे छू गया और उसकी वहीं पे ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। उसके बाद से स्मिता के घर पे अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। स्मिता जब भी वो बाथरूम बनाने जाते हैं तो वो बना नहीं पाते हैं। दूसरे मजदूर वो बाथरूम जब भी बना कर जाते हैं तो दूसरे दिन आके देखते हैं वो बाथरूम टूटा हुआ है, उसकी दीवारें टूट के बिखरी पड़ी हुई है। स्मिता के आस पड़ोस वालों ने भी ये बताया है कि रात को उनको उधर उस बाथरूम में एक काला सा साया इधर उधर जाते हुए देखा है। वो कभी बाथरूम से निकलता और फिर जाके बाथरूम के अंदर ही चला जाता। वो पूरे ऊपर पे घूमता, कूदता, उछलता, यही करता। उन लोगों ने जब वो बाथरूम बनाने की कोशिश की है तो वो दूसरे दिन उसको टूटी हुई हालत में ही दिखी है। उसके बाद से उन्हें भी कुछ आवाज़ें ऊपर से आने लगी, किसी की चलने की आहटें भी अभी तक आती है। आज तक वो लोग वो बाथरूम नहीं बना पाए हैं। आज भी ऐसी हरकतें उनके बाथरूम में होती रहती हैं। तो ये थी स्मिता की कहानी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कैसी लगी हमारी स्टोरी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे भी ऐसे भूत प्रेत और जिन्नों की सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास के बेल आइकॉन को दबा दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।